व्युत्क्रम अनुपात के नियम के बारे में अगर जानते हैं तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया गया था 1792 में, मतलब 1792 में जे.बी. रिएक्टर ने दिया था। क्लियर हो रहा है? तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम ये होता है कि मान लो कि कोई तत्व है ना, कोई तत्व है, मान लो आपका, यहाँ पे मैंने बता रही हूँ, कोई तत्व ए है, ठीक है, और वह बी तत्व से क्रिया करता है, फिर वह बाद में किसी सी तत्व से भी क्रिया करता है, मतलब ए बी सी तत्व से क्रिया कर रहा है, बी भी कर रहा है, और घूम फिर के अलग अलग प्रकार के यौगिक बना रहे हैं, तो इसे हम व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। लेकिन बनने वाले जो यौगिक हैं उनका जो अनुपात होता है, भार अनुपात, क्या होता है? भार अनुपात। भार अनुपात होता है वो समान होता है, ध्यान में रखना। तो रिएक्टर ने यही बोला था कि जिस अनुपात या भार अनुपात में दो तत्व आपस में पृथक पृथक, है ना, किसी अन्य तीसरे तत्व से एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, संयोग करते हैं, उसी भार अनुपात किसी सरल गुणक में परस्पर संयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। मान के चलो, मान लो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन क्रिया करता है सल्फर से, फिर सल्फर क्रिया कर सकता है हाइड्रोजन से। आ रहा है समझ में? इसी में फिर सल्फर क्रिया कर सकता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन पुनः क्रिया कर सकता है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन पुनः क्रिया कर सकता है किससे? सल्फर से। तो इस तरीके का जो चक्र चलता रहता है तत्वों में, है ना, तत्व ए, तत्व बी और तत्व सी, तो ये जो क्रिया चलता रहता है वह एक समान भार अनुपात में ही संपन्न होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? गुणित कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम या गुणित भारानुपात का नियम, ठीक है। अब जानते हैं कैसे। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो आपको मालूम है जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, मतलब H2O। अब इसको बैलेंस करना है तो कर लीजिए, अच्छी बात है, बैलेंस करते चलेंगे। तो फिर उसके बाद आता है, हाइड्रोजन से मैंने ऑक्सीजन की क्रिया करवाई, अब ऑक्सीजन से सल्फर की क्रिया करवा दो, तो ऑक्सीजन से मैंने सल्फर की क्रिया करवाई, तो सल्फर SO2, ठीक है। तो SO2 मतलब कि यहाँ पे 2 और इसे भी बैलेंस कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बैलेंस। अब आते हैं, यहाँ से यहाँ क्रिया हो गया, अब सल्फर से हाइड्रोजन की क्रिया, तो सल्फर से हाइड्रोजन की क्रिया हो रही है, तो सल्फर से हाइड्रोजन की क्रिया बहुत ही एकदम गंध देने वाली गैस बनती है। आपने कई बार मतलब 10th में थे तो आपने कई बार लैब से आती हुई बहुत बदबूदार गैस सूंघी भी होगी, तो जिसे हम कहते हैं हाइड्रो H2S, ठीक है। तो ये होता है सल्फ़र गैस। क्या होता है? सल्फ़र गैस। बहुत ही सड़े अंडे की गंध होती है इसकी। तो जो सल्फ़र गैस है, अब इसे बैलेंस करना है तो कर लीजिए, ये 2, ये हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से यही क्रिया पुनः चक्र में चलती रहेगी। फिर मतलब सल्फ़र से ऑक्सीजन की क्रिया, मतलब इसको पहले यहाँ लिख दो, इसको इधर लिख दो, घूम फिर के यही बनना है। तो देखो अभी क्या हो रहा है, अलग अलग तत्व है ना, हाइड्रोजन अलग तत्व है, ऑक्सीजन अलग है, सल्फर अलग है, लेकिन ये तीनों आपस में एक ऐसी घनिष्ठता या एक ऐसा सहयोग बना रहे हैं कि ये तीनों आपस में क्रिया कर सकते हैं और यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो हम नियम बोलते हैं उन्हें हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं, जिसमें बनने वाले यौगिक का भारा अनुपात, है ना, भारा अनुपात जो पहले वाले यौगिक के भार अनुपात होते हैं उनके बराबर ही हो जाते हैं। जैसे कि H2 का बनना 2 मोल में बना, सल्फर जो बन रहा है, सल्फेट जो बन रहा है, सल्फेट वो भी 2 मोल में बन रहा है, सल्फर गैस जो बन रहा है वो भी 2 मोल में बन रहा है, मतलब इनका सबका भारानुपात कितना हो रहा है? 2 ही हो रहा है ना, 2 मोल के हो रहे हैं, 2 मोल, तो ये समान हो रहे हैं। तो यही होता है गुणित अनुपात का नियम। अब आपको नोट्स बनाने हैं बच्चों, और आपने पहले के भी होमवर्क मुझे नहीं सेंड किए हैं तो आप जल्दी सेंड करो, नहीं तो फिर मैं आगे इसी तरीके से हरकत आप लोगों की रहेगी तो भाई बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम दिलाना। तो आप लोगों को बेटा ध्यान देना है, क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट हो। कौन से स्टूडेंट हो? साइंस स्टूडेंट हो, तो इसलिए आपको
कंप्लीट वर्क करने हैं बच्चों। और आप हो सके तो नेक्स्ट क्लास तक मुझे ये सारे नोट्स सेंड कर देना। गुड लक बच्चों, कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो।